स्टडीज के, उसने बोला सर कॉन्वेक्स लेंस में हम जब बार बार अलग अलग न्यूमेरिकल करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक न्यूमेरिकल बोलते हैं तो दूसरा याद रह जाता है या मिक्स हो जाता है। तो मैंने सोचा कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर मैं न्यूमेरिकल ऐसा करवाता हूँ, एक ही न्यूमेरिकल में मैं डिफरेंट केसेस करवा दूंगा, एक ही न्यूमेरिकल में, और उस केस से बाहर आएगा ही। सर क्या मतलब? तो मैंने देखो इसमें फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया, और ये सारी चीजें पूछी हैं। इमेज का डिस्टेंस कितना है, वी पूछा हुआ है आपसे, मैग्निफिकेशन, इमेज का साइज, और नेचर ऑफ द इमेज। लेकिन एक चीज देखो बेटे, मैंने यू के डिफरेंट केसेस ले ली, कभी 25 सेंटीमीटर, कभी 20, कभी 15, कभी 10, कभी 5, यही केसेस हो सकते हैं। अब बच्चा सोचेगा, प्लीज डोंट लाफ, 10th डी, अटेंड द क्लास। अब यही सोचेगा बच्चा कि सर ये इतने केसेस क्यों लिए हैं। तो गौर से देखो बच्चे, टीचर ने फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर लिया है, दैट मीन्स इधर देखो, डिफरेंट केसेस ऑफ यू। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यानी एक बार मैंने यू को आर से ग्रेटर लिया, देखो आर क्या होता है? ऑलवेज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ 20 सेंटीमीटर। तो मैंने 20 से भी बड़ा लिया, कब? जब मैंने यू को 25 ले लिया। फिर यू को मैंने सेकंड केस में इक्वल कर दिया, आर के इक्वल। किसके? आर के, क्योंकि मैंने यू को 20 भी दिया, देखो फोकल लेंथ का डबल 20। फिर एक केस मैंने ऐसे लिया है कि यू जो आर से छोटा है लेकिन फोकल लेंथ से बड़ा है, लाइक देखो 15। 15 जो है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 से तो छोटा हो गया और फोकल लेंथ से बड़ा हो गया। फिर मैंने यू को एफ के इक्वल भी रख दिया, 10 सेंटीमीटर। और फिर यू को मैंने फोकल लेंथ से भी छोटा कर दिया, 5 सेंटीमीटर। यही केसेस बन सकते हैं, देखो मैंने अलग अलग कलर से लिख रखे हैं बेटा, और ये सारा इधर डाटा। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर, अगर आप पेपर से पहले इस केवल इसी को रिवाइज कर दो, कन्वेक्स लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कर जाओगे। तो ये बहुत ही ज्यादा रेफरेंस क्वेश्चन होने वाला है। रेफरेंस का मतलब होता है बिफोर गोइंग टू एग्जाम लेट मी रेफर द फाइनल रीडिंग, उनको बोलते हैं रेफरेंस। ओके, तो सारा डाटा लिख दिया बेटे। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। सभी बच्चों को पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट v, और उसके लिए आपको गाशियन लेंस इक्वेशन यूज करना पड़ता है। गाशियन लेंस इक्वेशन, तो मैंने ये फार्मूला लिया बेटे। सबसे पहले 25 वाला लेते हैं। तो बच्चा कहेगा सर ये कौन सा केस है 25? मैं कहूंगा बेटे आप मेरे को ये बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, डबल ऑफ फोकल लेंथ ना, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ 10 दिया है। हाँ जी सर। तो फिर मैं यू कौन सा ले रहा हूँ? 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मैं यू को रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी बड़ा ले रहा हूँ, 20 से भी बड़ा ले रहा हूँ। वो केस हम डिस्कस करने लगे। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे किधर को? इधर को रखेंगे ऑब्जेक्ट को, और क्या, ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना पड़ेगा बेटे, है ना। और लाइट कहाँ से चलती है? ऑब्जेक्ट से चलती है। इंसिडेंट रे किधर को चलती है? ऑप्टिकल सेंटर ओ पॉइंट की तरफ जाएगी। लेकिन जो यू का डिस्टेंस हमने मापना होता है ऑब्जेक्ट का, ये वाला, इसको किधर से किधर मापना होता है? सभी बच्चे बोलेंगे सर एज पर साइन कन्वेंशन ये हमेशा आपने ओ से शुरू करना है। तो इट मींस दिस एरो एंड दिस एरो अपोजिट, तो यू को मेरे को नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी अब बताना पड़ेगा आपको। कॉन्वेक्स लेंस अगर ऐसा हो और उसमें ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करें तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, यानी फोकस उधर को ही है जिधर को इंसिडेंट रे जा रही है। ऑप्टिकल सेंटर से ओ पॉइंट से फोकल लेंथ भी उधर को ही हुई, तो ये पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। फोकल लेंथ उधर जिधर को इंसिडेंट रे। तो नीचे मैंने फार्मूला गैलरी बना दी है, देखो सारा।
फोकल लेंथ, ये सारा फार्मूला गैलरी जो हमारी यूज हो सकती है। तो इसका मतलब है मैं फोकल लेंथ को लूंगा बेटे, क्या लूंगा, शाबाश। सभी बच्चे बोलेंगे सर आपको फोकल लेंथ प्लस में लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि जिधर को फोकस है उधर कोई फोकल लेंथ है, उधर कोई रेडियो इंसिडेंट रे, और यू को क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव। ये फार्मूले वाला नेगेटिव अलग से रहेगा। तो यू को मैंने पुट करा -25। देखो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस, तो ये हो गया 1/v। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो व्हाट इट बिकम्स, 1/10 माइनस, ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा, -1/25 इज इक्वल टू 1/v। लेट्स टेक द एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं हम 50, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2 बेटे, ये बन गया 1/v। तो सभी बच्चों ने देखा कि v की वैल्यू होगी 50/3। therefore v is equal to 50/3 सेंटीमीटर। और एक चीज देखी आपने, मैंने v का अलजेब्रिक साइन कोई भी नहीं पुट करा। v जो चीज निकालनी होती है उसका अलजेब्रिक साइन अगर आपको पता भी हो साइन कन्वेंशंस के मुताबिक कि प्लस डालना है या माइनस, तो भी नहीं डालना, क्योंकि जो सिंबल आस्क्ड होता है वो अपना अलजेब्रिक साइन प्लस या माइनस साथ में लेकर आता है आफ्टर कैलकुलेशंस। तो हमने देखा v प्लस में है। अब बच्चे सोचते सर मैं इसको वेरीफाई कैसे करूं पेपर में, मेरा ठीक है या नहीं ठीक। तो मैं कहूंगा बेटे आप देखो, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। सर यूजुअली मैंने रे डायग्राम में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ देखा है, इन्वर्टेड। तो मैंने कहा चलो नीचे बना हुआ तो देखा ना आपने, तो ऑप्टिकल सेंटर से उधर को जाना पड़ेगा आपको, राइट साइड पर। और इंसिडेंट रे भी तो कहाँ से आ रही है, लेफ्ट से राइट। तो इसका मतलब है वी वी की डायरेक्शन वही बन गई जो इंसिडेंट रे की है। और जब डायरेक्शंस मैच कर जाएं तो साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लेना चाहिए। और पॉजिटिव लेना नहीं है तो वो अपने आप ही पॉजिटिव लेकर आया। हमने क्यों नहीं पुट कर दिया इसको ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस, यहाँ फार्मूले में, क्योंकि जो सिंबल आस्क्ड है उसका साइन कन्वेंशन हमने नहीं पुट करना। वो कैलकुलेशंस करके अपना आंसर भी लेकर आएगा, अपना साइन कन्वेंशन प्लस या माइनस भी साथ में लेकर आएगा। ये तो पहली बात होगी। अब दूसरा बच्चा कहेगा सर अब इसमें मान लीजिए आपने तो मैग्निफिकेशन भी पूछा। मैंने कहा बेटे बिल्कुल, मैग्निफिकेशन का फार्मूला लेंस में क्या होता है, एक तो ये होता है v/u, एक होता है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो हम v भी हमारे पास आ चुका है, u भी हमारे पास आ गया, तो v/u। तो v को पुट कर दिया 50/3 और u उसने दे ही रखा 25। गॉट इट। तो ये क्या बन गया बेटे, ये हमारा बन गया 50/75। ओके, तो लेस देन 1 आया ये, राइट। और मैग्निफिकेशन यहाँ सेंटीमीटर मत लिख देना कभी भी, यूनिट लेस होता है ये। अब आप देखो 2 को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पक्की बात है कि m हमारा <<1 आएगा। लेकिन एक चीज देखो, इसमें u को टीचर ने 25 पुट करा और कोई भी बच्चा बोला नहीं। बच्चे को बोलना चाहिए सर अभी अभी आपने क्या बोला था कि u इधर को है तो आपने वहां ऊपर -25 है, आपको यहाँ भी -25 पुट करना चाहिए। मैंने कहा बेटे बिल्कुल सही, ये लोग कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव आ गया। तो एक तो हमने देखा मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नेगेटिव को छोड़ के देखना। 2/3 <<1 आया। जब <<1 आया तो आप इमीडिएटली कह सकते हो कि सर ये मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है ना, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। जब दो चीजों की डिवीजन <<1 हो इसका मतलब नोमरेटर छोटा है, तो आप कहोगे सर देयरफॉर इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। साइजेस को ऐसे, दोनों के साइजेस को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है, ये रूल है वर्ल्ड वाइड। और एक चीज और देखिए आपने, एम नेगेटिव आया हमारा, हमेशा याद रखना है जब एम नेगेटिव आए तो इमेज हमारा रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज। ये पक्का रूल है सर, ये बिल्कुल पक्का रूल है, बिल्कुल गारंटेड। आप इसको आप इसको एम नेगेटिव को रियल इमेज के साथ किसी भी लेंस में यूज कर सकते हो, दोनों लेंसेज में से, और किसी भी मिरर में भी यूज कर सकते हो, दोनों मिरर्स।
लिख लो, पक्का लिख लो मोटा करके, व्हेन m बिकम्स नेगेटिव इमेज विल बी रियल। अब बच्चा कहता है सर ये नेचर ऑफ द इमेज में मैंने क्या बोला? मैंने कहा बेटे नेचर ऑफ इमेज पहले ही बता चुके हो। एक तो ये बता चुके हो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है। दूसरा आपने क्या बोला? इमेज जो है नेगेटिव है, इमेज जो है रियल है, सॉरी रियल। तीसरी बात ये कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखने पर इमेज नीचे बनता है इसका जब रे डायग्राम बनाते हैं, यानी कि इन्वर्टेड। तो आपने इस पूरी सिचुएशन में ये डिस्कस करा कि जब यू रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ा हो, देखो मैंने 25 लिया था, और रेडियस ऑफ कर्वेचर खुद कितना बनेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल करके 20 सेंटीमीटर है ना, ये देखो बनाया भी था हमने। तो जब यू रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ा हुआ तो जो हमारा इमेज है वो एक तो रियल बना, एक ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा बना, एक इन्वर्टेड बना। तो क्या क्या बना? इन्वर्टेड, ओके, डिमिनिश्ड और रियल। ये इसका मेमोरी टूल होगा, ठीक है। तो यू कैन स्पेल इट डियर, डियर, डियर बोलना चाहिए कि जब यू ग्रेटर देन आर हो तो इमेज हमारा डिमिनिश्ड यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड और रियल। गॉट इट? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। पेपर में कई बार आपको मुश्किल क्वेश्चन डालने के लिए वो लेंस का नाम नहीं बोलता, वो बोलता है आप लेंस यूज करो और रे डायग्राम बनाओ, जबकि इमेज ऐसा होना चाहिए, DIR, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल। तो जैसे उसने ये बोला तो आपने इस न्यूमेरिकल से स्टडी करा हुआ कि ये तो तब होता है जब यू ग्रेटर देन आर हो, यू ग्रेटर देन आर हो, तब आपने अच्छे से रे डायग्राम बना देनी है। दोनों तरफ फोकस की दूरी बराबर रखनी है। जैसे आपने इधर, जैसे इसी सिचुएशन को लेकर रे डायग्राम बना लिया मेरे बच्चे ने, तो वो क्या करेगा? जितना एफ इधर लगाया उतना ही एफ इधर लगाना। पर आपको पता है एफ से डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितना सी इधर उतना ही सी इधर लगाना है। तो दोनों तरफ आपने एफ लिख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस ऐसे ड्रा करके ऑब्जेक्ट अगर कहाँ रखना, यूज या सी तक आर होता है, सभी बच्चों को बताना चाहिए सर, सी तक आर होता है और एफ तक फोकल लेंथ होती है। तो कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर फोकस आपने इधर भी लगा दिया उधर भी लगा दिया, तो आपने ये वाली फोकल लेंथ क्यों ले ली अपोजिट वाली? अपोजिट वाली इंसिडेंट रे के तब फोकल लेंथ को नेगेटिव पुट कर सकते थे। मैंने कहा बेटा ये देखो रे डायग्राम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को लेंस किधर को करता है फोकस? अगर इधर से लाइट आएगी इधर फोकस करेगा तो इधर फोकस करेगा? सर इधर फोकस करेगा। तो दोनों फोकल लेंस में से मैंने ये यूज करी जो मैं इस वक्त ड्रा कर रहा हूं, तो जो यूज करी है उसी का साइन कन्वेंशन लेंगे। और यहां तक तो नेचुरली रेडियस ऑफ कर्वेचर रह गई सी तक, ओके। तो इस तरह से बच्चे, जब अगर इस सिचुएशन में आपने रे डायग्राम बनानी हो तो ये जो सी का पॉइंट लाया सेंटर ऑफ कर्वेचर का, इससे इधर रखना है ऑब्जेक्ट का। क्यों? जैसे मैंने रखा हुआ है, ऐसा रखने से क्या हो जाएगा? यू ग्रेटर देन आर। तो सभी बच्चे लिख लो, पूरे न्यूमेरिकल से हमने ये स्टडी करा कि जब यू ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज की नेचर में ये कैरेक्टर्स होते हैं। लिख लो बेटा, इसका फिर भूल जाना है आपने, मैंने बाकी केस भी करवाने हैं। DIR का मतलब डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल। और हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, देखो -2/3। कल को आपको एरियल मैग्निफिकेशन पूछ ले, देखो एम के पैर में ए लिखा हो, टीचर ने क्या लिखा हो? एरियल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर दो, यानी 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 लिख सकते हो, अगर आपको एरियल मैग्निफिकेशन पूछ लिया तो। ठीक है, ये मैंने एक केस कराया। अब 10th C ने तो ये मिस कर दिया भाई, मैं इतनी वेट तो नहीं कर सकता था। अब मैं दूसरा केस करने लगा हूं, देखो मैंने इसमें सारे केस कर लिए बेटे,
अब ये वाला केस हमने डिस्कस कर लिया, 25 वाला टीचर ने डिस्कस कर लिया। देखो यू के मैंने सारे केस लिए थे बेटे, सी सेक्शन 20 सेंटीमीटर 25। कोई बच्चे कहते सर व्हाट डू यू मीन बाय सारे केसेस। ये देखो उसकी सिचुएशन, कभी यू रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ा, कभी इक्वल, कभी आर से छोटा लेकिन फोकल लेंथ से बड़ा, कभी फोकल लेंथ के बराबर, कभी फोकल लेंथ से भी छोटा। सारे केस कराने लगा हूं एक ही न्यूमेरिकल। तो हमने ये देखो ये सारा कर दिया हमने। अब मैं इसमें इरेज करके सेकंड केस लूंगा जब एफ को मैं आर के बराबर पुट करूं, नहीं सॉरी, यू को मैं टू आर के बराबर पुट कर दूंगा यू को। क्योंकि आर कितना होता है बेटे, देखो कैलकुलेशन करी, आर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, जैसे 10 पुट करूंगा तो ये 20 आ गया बच्चे। अब हम सेकंड केस करते हैं। पहला रिजल्ट हमने ये याद कर लिया बेटे, सेकंड केस करने लगे हैं सभी बच्चे, ध्यान से देखें। तो मैं यहां से थोड़ी स्पेस बना लेता हूं। लो बेटे, मैंने अपने बच्चे के लिए स्पेस बना ली। नीचे सिर्फ सी सेक्शन, ध्यान से याद रहे, नीचे मैंने आपके फार्मूला गैलरी बना रखी। ओके, फार्मूला गैलरी देखो बना रखी है। कल को आपको इसी लेंस की पावर पूछ लेता, पावर, तो आपने 1/f का फार्मूला लगाना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, पावर में जब भी फोकल लेंथ आपने पुट करनी है, मीटर्स में पुट करनी है, मीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी फार्मूलों में आप कैसे भी पुट कर लो, ओके, सेंटीमीटर में कुछ नहीं, पावर में फोकल लेंथ मीटर में पुट करनी है, तब जाके पावर की यूनिट डायप्टर में आती। नोट कर लो बेटे, ये मिलनी नहीं है किताबों में बातें, ये किताबों, अब छोटा सा लिख लो कि इन द फार्मूला P इज इक्वल टू 1/f, F शुड ऑलवेज बी इन मीटर्स। क्या फर्क पड़ता है, सुनते रहते हैं ऐसे डिमो के, जैसे सारी बातें याद ही हो। ब्रेन पे इतना यकीन ना करा करो। आपको तो ये भी याद नहीं होएगा कि इस हफ्ते में मंडे को कौन से घर में जाकर कौन से कपड़े डाले थे यूनिफॉर्म के बाद। इतना तो बच्चे को याद नहीं होता, और वो सोचते साल के एंड तक बातें जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी बात बच्चे, शाबाश। इसमें यू को मैं 20 सेंटीमीटर ले रहा हूं, यानी बच्चा कहेगा सर एग्जैक्ट आर के बराबर ही कर दिया आपने, पहला केस डिस्कस कर दिया, दूसरा करने लगे हो। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई। जब मैं दूसरा केस डिस्कस करता हूं तो मैं इसमें फिर से डाटा पुट करता हूँ। एफ को मैंने पुट कर दिया बेटे 10 सेंटीमीटर प्लस में, और यू को मैंने पुट कर दिया, यू तो इधर को होगा हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो -20 पुट करूंगा। और वी को मैं निकालना चाहता हूँ, लेकिन फार्मूले का माइनस एक अलग से भी है, तो -20 हो गया प्लस में, और जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये फिर से माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v आ गया। अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो सभी बच्चे मानेंगे सर एलसीएम आप 60 ले सकते हो। चलो, तो यहां से अगर ले लिया तो ये 6 आ गया और ये 3 आ गया, तो ये 9/60 आ गया। अब रेसिप्रोकल भी करना है, देयरफॉर सभी बच्चे बोलेंगे सर बी आ गया आपका 60/9 सेंटीमीटर। एक चीज आपने नोट करी बेटे, ये v प्लस के साइन के साथ है, प्लस के साइन के साथ। तो बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब गारंटेड है कि अगर आप आर के ऊपर यानी एग्जैक्ट सी पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दोगे, सी पॉइंट के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी तो यू आर के बराबर आएगा। ओके, जब अगर सी पॉइंट पे रखोगे तब आपका जो वी है वो प्लस साइन में आया, यानी कि इमेज हमेशा उस तरफ बनेगा, उस तरफ। और वो इसलिए क्योंकि अगर इमेज उस तरफ बनेगा तो आप वी को उस तरफ मापोगे, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मापे तो ही वो पॉजिटिव आता, तो ही वो पॉजिटिव आता। ये लास्ट चांस है बच्चे, बाकी आपकी मर्जी है, सुनो चाहे ना सुनो ध्यान से। अब उसके बाद 1/20 इस साइड माइनस था और वो +1/20 बन गया, तो
जिस टाइम उसकी साइड चेंज होगी वो 1/10 माइनस 1/20 ही बन जाएगा। हाँ हाँ, थोड़ी गड़बड़ होगी, छोटी सी मिस्टेक होगी। मेरा थोड़ा सा इस चीज में ध्यान चला गया। कुछ बच्चे ना हिलते रहते हैं किसी सेक्शन में, तो थोड़ा सा मेरा पलट गया ध्यान। बेटे यू आर राइट, शाबाश शाबाश, यू आर राइट, यू आर राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो कितनी अच्छी बात है कि टीचर से बेटर कंसंट्रेशन। तो ये बन गया बेटे माइनस, तो माइनस एलसीएम तो अभी भी 16 ही लेते हैं हम। ठीक कह रहे हो। ये 2 आ गया यहाँ, सॉरी यहाँ आ गया हमारा, यहाँ हमारा आ गया बेटे 60 एलसीएम लेने के बाद इट बिकम 6, और ये बन गया 3। तो ये बन गया बच्चे हमारा इन द नेक्स्ट स्टेप 3/60। तो इसका मतलब है इसको रेसिप्रोकल करते हुए हमारा v बन गया। हाँ v को गड़बड़ होगी थोड़ी सी। और ये ये इस बच्चे ने इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल दिया, एक्सक्यूज मी क्यों? सर। हाँ जी बेटे। सर एलसीएम 20 नहीं आएगा? अरे 20 ले लो, 60 ले लो, उससे क्या हो गया बेटे, कैलकुलेशन है ये तो। लो 20 ले लो, एलसीएम ना मिलो तो ऐसा देखना होता है, जरूरी नहीं आप छोटी क्लासों को छोड़ दो। ऐसा कोई भी पहाड़ा देखना होता है जो इन दोनों की दोनों के टेबल में आता हो, कोई भी ले लो चाहे। ओके है, लो। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करना चाहते हो उससे कर लो, कोई भी कर लो। लेकिन मेन चीज ये होती है बड़े क्लास में हो गया हो कि जो भी हमारे दोनों डिनोमिनेटर है वो किसी भी एक कॉमन पहाड़े में आने चाहिए, और कुछ नहीं। कर लो, ऐसे कर लेते तो आंसर वही आना, 2 - 1 1/20। देयरफॉर b इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। शाबाश। एक चीज देखी हमने, ये प्लस में आया, पॉजिटिव। दूसरी चीज हमने क्या देखी बेटे, इसकी वैल्यू 20 है, ये तो u के बराबर ही आ गई हमारी। बिल्कुल सही, u के बराबर है। अब यहां से बच्चा बोलेगा सर अगर ये दोनों बराबर आ ही गए हैं, तब जब हम इसको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे तब तो सेम चीज को सेम से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम को सेम से देखो, v अपॉन यू। तो मैंने कहा बेटे v अपॉन यू का मतलब, डू यू वांट आई शुड डिवाइड 20/20? एक बच्चा कहता है यस, दूसरा कहता है नो। जो नो कहता है वो सही है। क्यों? क्योंकि v को 20 ले सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन u तो हमारा नेगेटिव था ना, इधर को माप रहे थे। इसलिए u को जब हमने पुट करना है साइन कन्वेंशन के, -20। इसका मतलब m हमारा -1 आया, ना कि +1। अब टीचर ने एक चीज और भी सिखाई थी, जब भी माइनस में आ जाए तो पक्की बात है हमारा जो इमेज होता है वो रियल होता है, रियल। गॉट इट? और एक बात, जब m 1 के बराबर हो गया तो m का ये फार्मूला भी तो हमें पता है, कौन सा? m इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो जब मैग्नीट्यूड वाइज m 1 के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज आपस में बराबर हो। तो आप कहोगे सर इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ओके, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। तो अब मतलब क्या हुआ, जब आपने ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखना है तो उतनी ही दूरी पर इमेज बनना चाहिए। यानी ये जो सी टीचर ने ड्रा करा हुआ है, ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर भी दिखा रहा है, एग्जैक्ट यहीं पर नीचे लटका हुआ बनेगा, और वो भी बराबर के साइज का। तो हमने यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, सभी बच्चे देखो, इफ u इज इक्वल टू आर, u इज इक्वल टू आर है, तो v उसके बराबर ही आ गया था। और इमेज क्या बन गया था बेटे, इमेज उसका मेमोरी टूल देखो क्या बनाते हैं हम, एक तो इक्वल साइज, एक तो रियल, एक तो इन्वर्टेड। तो क्या बनेगा, इक्वल साइज इन्वर्टेड रियल, इक्वल साइज इन्वर्टेड रियल। और ये देखो जो मैं इधर मेमोरी टूल बनाता हूं, ये मैं अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं। देखो डी पहले, आई बाद में, आर बाद में, सारे नीचे भी अल्फाबेटिकल। ऊपर वाले केस में जो येलो वाला केस सबसे पहले वाला केस करा था हमने, उसमें क्या देखा था हमने
कि हमारा जो v जब u ग्रेटर देन r आता है तो v लेस देन r आता है। इस येलो वाले केस में v लेस देन r करा था, जिसको सेक्शन सी ने मिस कर दिया ड्यू टू लेट ज्वाइनिंग। तो आगे से याद रखना, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो इमेज पीछे जाता रहता है, पीछे जाता रहता है, पीछे जाता रहता है और बड़ा भी होता है। और एक बात, ये प्रोसेस कब तक जारी रहती है? जब तक ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता 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 फोकस तक आए, तब तक ये प्रोसेस जारी रहेगी। तो इमेज पीछे जाता 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 बड़ा होता 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 काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन कब तक ये प्रोसेस जारी रहेगी? जब तक ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं आ जाता। अगर फोकस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज इन्फिनिटी पर पहुंच जाता है, इन्फिनिटी पर, और मैग्नीफाइड पहुंच जाता है। अभी तक जब तक ऑब्जेक्ट चलता 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 एफ तक आ जाए, एफ से आगे ना निकले, तब तक इमेज इधर ही बनेगा और वो रियल बनेगा। एनी हाउ, हम इतनी बातें अगर नहीं भी याद कर सकते तो हमने दो बातें तो याद रखी। गॉट इट? अब हम देखो, डबल देन मोर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ले चुके हैं, इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम तीसरा केस लेंगे। देखो 15 सेंटीमीटर ले रही है टीचर ने, 15 का मतलब फोकल लेंथ से तो वो ज्यादा ले रहा है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम ले रहा है। ये वाला केस देखो, u इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ बट लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम तीसरे केस को डिस्कस करने लगे। शाबाश, सभी बच्चे अटेंटिवली देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है उसमें। तो मैं स्पेस बना लेता हूं बेटे, ये मैंने स्पेस बना लिया। और नीचे फार्मूला गैलरी दे रखी है आपको। ओके, फार्मूला गैलरी में कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, खुद से रिवाइज नहीं करते घर जाके। क्या क्या बताया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, डबल ऑफ फोकल लेंथ, फिर गाशियन लेंस इक्वेशन, मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला, मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, एरियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। एक मैंने प्रिकॉशन दिया, सी सेक्शन ने बाद में ज्वाइन करा बेटे। ये जो पावर वाला फार्मूला है ना, पावर वाला, इसमें कंडीशन है, इसमें फोकल लेंथ को मीटर्स में ही पुट करना है, सेंटीमीटर में ना करना बच्चे। मीटर में पुट करने से तो ही पावर का फार्मूला डायोप्टर में आता है, पावर की यूनिट। और पेपर में एक दिन पूछ लिया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इन ऑप्टिक्स, OPTIC, ऑप्टिक्स। तो मैं बड़े बच्चे इसको वाट लिख के आ गए थे, क्योंकि 9th क्लास में उसने पावर की यूनिट वाट याद कर रखी है। वो जो पावर होती है वो मैकेनिकल पावर होती है, उसने साथ में लिखा था यूनिट ऑफ द पावर इन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जब भी पावर पूछ ले तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, कैपिटल डी से लिखते हैं डायोप्टर। तो समझदार बच्चे ने लिख लिया होगा, पावर यूनिट इन मैकेनिक्स इज वाट, पावर यूनिट इन ऑप्टिक्स इज डायोप्टर। चलो अब थर्ड केस लेते हैं, कलर चेंज करके। अब हम यू तो ले रहे हैं बेटे 50%। तो बच्चा इमीडिएटली कह देगा, सर इसका मतलब आप इस बार इसको आर से छोटा ले रहे हो क्योंकि आर तो 20 है। मैंने कहा बेटे बिल्कुल सही, लेकिन साथ में ये भी देखो, अगर ऐसे ही एनालिसिस करना चाहते हो तो यू मेरा फोकल लेंथ से बड़ा भी है। गुड। तो ये थर्ड केस जो ग्रीन कलर से इधर मेंशन करो। ओके, तो लेट्स पुट इट। तो हमें गाशियन लेंस इक्वेशन ये पता ही है। इस गाशियन लेंस इक्वेशन में मैंने जानबूझकर एक गलती करी। मेरे को 10th ई में गर्ल्स में कोई चाहिए बच्चा जो इसकी मिस्टेक सही करे। शाबाश, गर्ल्स में 10th ई में, कम ऑन द माइक, कम ऑन द माइक, जो इस गाशियन लेंस इक्वेशन में गलती को सही करे। तो 10th ई की क्लास गर्ल्स कमजोर मान ली जाए क्या? नोबडी इज डेयरिंग। 10th सी में कोई गर्ल्स में, व्हाट इज द मिस्टेक इन गाशियन लेंस इक्वेशन? माइक तो ऑन करके फिर से बोलो बेटे, फिर से बोलो, शायद बंद नहीं आ रही आवाज, नहीं आ। तो इस बच्चे ने कैच कर लिया, 10th सी के बच्चे ने, कि सर ये आपने यहाँ माइनस छोड़ दिया। ओके, लगा लिया।
अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। फोकल लेंथ को बेटे मैंने +10 में पुट कर दिया और यू को मैंने पुट कर दिया -15 में। अब एक चीज देखो, फार्मूले का जो माइनस है वो मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा और साइन कन्वेंशन वाला नेगेटिव माइनस यू का अंदर रखा। तो ये बन गया बेटे 1/v। ये प्लस का 15 हो गया, उधर जाके माइनस का हो गया, तो 1/10 -1/50 और ये 1/b हो गया। कैलकुलेशंस करने के लिए जरूरी नहीं होता आप रफ वर्क में जाके एलसीएम करो। बस आपने एकदम से कोई भी पहाड़ा सोच लो, कोई ऐसा डिजिट सोच लो जिसके पहाड़े में 10 के पहाड़े में भी वो फिगर आता हो और 15 के पहाड़े में भी वो फिगर आता हो टेबल में। तो आपने देखा बेटी 30 ले लो, चाहे 30 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, सबसे सेम आंसर है ओवरऑल कैलकुलेशन करने की। तो यहाँ पर 3 आ गया बेटे और यहाँ पर 2 आ गया। तो आपने देखा ये 1/30 का, तो v की वैल्यू कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, वो भी। अब हमने कंक्लूजन क्या क्या निकाला। सर देखो v के आगे प्लस का साइन आया है, v का प्लस आया, बिल्कुल सही। इसका मतलब इमेज अभी भी उधर बनेगा। दूसरा बच्चा कहेगा सर मैं एक बात और बता सकता हूँ, बताओ वही कौन सी बता सकते हो। सर जो आपका v आया ना, आपने नोट नोट करा v जो आपका है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी ज्यादा आ गया। बिल्कुल सही, रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी ज्यादा। टीचर ने पहले ही बोल दिया था जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इमेज पीछे पीछे जाता जाएगा और बड़े साइज में। तो दूसरा बच्चा बोलता है सर जो वी है ना वो आपका देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी बड़ा होगा। अब मैंने बेटा अच्छा बेटे बताओ कितने गुना बड़ा हो गया। तब एक बच्चा बोलता है सर तब आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। एम का फार्मूला कौन सा, v/u। तो मैंने इसमें v को पुट कर दिया 30, u मेरे को दे रखा है, u मेरे को दे रखा है 15। तो मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक करी है बेटे। कौन बच्चा बताएगा 10th डी में कि सर आपने यहाँ पर ये मिस्टेक करी है। -15। बिल्कुल सही। तो ये आपने बोला कि सर यू को आपने प्लस में कैसे ले लिया, आपको पता नहीं, वी तो चलो मानते हैं आपका उधर खुद ही प्लस में है, यू तो आपका इधर था, तो यहाँ माइनस लगाओ। तो माइनस लगाते ही एम की वैल्यू 2 आ गई, वो भी नेगेटिव के साथ। अब बच्चा बोलता है सर जब आपकी वैल्यू 2 आ गई वो भी नेगेटिव है, तो आपको याद है नेगेटिव में आपने क्या सिखाया था, रियल इमेज बनेगा, यानी कि रियल इमेज। और आप क्या कहोगे सर आपने देखा एम का जो मैग्नीट्यूड है आपका वो ग्रेटर देन 1 आया। एम का मोड देखना, मोड मोड देखना मतलब नेगेटिव साइन को छोड़कर, माइनस को छोड़, वो ग्रेटर देन 1 आया। जब भी ग्रेटर देन 1 आता है तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाता है, यानी कि मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। अब इमेज की नेचर निकालते हैं, ध्यान से देखो, मैं टीचर इधर चार्ट बनाने लगा एक और। अगर हमारा यू फोकल लेंथ से तो छोटा हो, बड़ा हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा हो, तब हमने नोट करा कि जो हमारा इमेज है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर है। नेगेटिव होने से रियल, रियल का आर उठाते हैं, नीचे लटका हुआ बनेगा इन्वर्टेड, और साथ में रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। आई ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं इनको। तो इमेज आई एम आर। तो अंडर दिस कंडीशन इमेज विल बी, देखो तीनों मेमोरी टूल के आपको याद हो गया, तीनों अल्फाबेटिकली लिख रखे हैं बेटा टीचर। अंडर व्हाट कंडीशन, ओके। अब क्या करेंगे सर, अब आप ऐसे करो u को फोकल लेंथ के बराबर ही पुट करके दिखो, u को फोकल लेंथ के बराबर। मतलब फोर्थ केस u को मैं 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ये देखो व्हाइट में लिख रखा है, ये वाला केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्पेस बनानी पड़ेगी। तो सभी बच्चे देखो, ये लो, मैं यहां से इरेज करता हूँ। जब बच्चे को न्यूमेरिकल, देखो
एक पता है, अगर मैं इसको डायरेक्ट याद कराऊं ना, आपको वर्डन पड़ जाएगा, सर ये मिक्स हो जाते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन जब उसको न्यूमेरिकल की स्पोर्ट ली है, तो बच्चा पेपर में खुद से करके देख लेगा। इसीलिए मैंने डाटा भी कितना सिंपल रखा, देखो 5 के टेबल वाला डाटा रखा है सर, 5 के टेबल। ये फोकल लेंथ सर ने 10 ली थी, तो फिर 5 का पार्ट काउंट कर दो। हैव यू नोटिस? ताकि पेपर में फटाफट से कैलकुलेट करके रफ वर्क में आप अपना आंसर लिखो। ओके, तो अब हम स्पेस बनाते हैं टीचर थोड़ी सी और अगले केस को करने के लिए। फार्मूला गैलरी साथ के साथ दे दिया करो बेटे, उसमें सुस्ती ना करा कर। तो ये मैंने आपको लो। अब हम ये सारा जो फिगर हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, हमने सेट कर दिया। अब हम टीचर कह रहा है कि मैं यू को एफ के बराबर ही पुट करता हूं, वही 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड वाइज। अब सारा डिस्कस कर। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है इसमें बिना सॉल्व करे इसमें v की वैल्यू क्या आएगी? बिना सॉल्व करे मेंटली। कोई नहीं बोल रहा, तीनों सेक्शंस में कोई नहीं बोल रहा। अगर u और f के बराबर हो कन्वेक्स लेंस में, तो v कितना है? एक बच्चा बोल रहा है 0। चलो भाई देखते हैं। अब अब इसको हम सॉल्व करने लगे हैं, योर अटेंशन प्लीज। तो टीचर ने गाशियन लेंस इक्वेशन लिखा, और जानबूझकर टीचर एक गलती करता है और खुद से बाद में ठीक करता है, ताकि बच्चे को याद रह जाए। वो लेंस वाले केस में सर ने मेजेंटा कलर में लिख के येलो कलर का नेगेटिव लगाया, पेपर तक यही बात याद रह जाए, गलती ना करे मेरा बच्चा। तो एफ की वैल्यू पुट करते हैं 1/10, प्लस में u की वैल्यू पुट करते हैं बेटे माइनस, और माइनस एक साइन कन्वेंशन वाला, एक फार्मूले वाला माइनस, 10 हो गया, प्लस v हो गया। तो ये देखो प्लस का 10 उधर जाके माइनस कर दो, तो 1/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। तो एक बच्चे ने बोला था सर जीरो आएगा, बेटे जीरो तो आया, लेकिन v की वैल्यू थोड़ी जीरो आई, 1/v की वैल्यू जीरो आई। तो आप सभी बच्चे, हमें तो v चाहिए, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। अब वो सभी बच्चों को पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब है जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा? इंफिनिटी पर। और ऊपर से ये प्लस इंफिनिटी है क्या माइनस है? सर प्लस है। तो इसका मतलब है लेंस के राइट साइड पर बनेगा, तभी तो मैं इधर को डिस्टेंस मापूंगा। और इधर को डिस्टेंस मापना मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मापना, तो प्लस में आएगा ही आएगा। गॉट इट? अब यहां से अगर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें, फिर से वही लगा दो, कॉन्फिडेंस पूरा रखना है, कॉन्फिडेंस पूरा रखना है। तो v को आपने इंफिनिटी पुट करा, u को आपने पुट करा बेटे -10। तो ये माइनस ने माइनस दे दिया, माइनस इंफिनिटी बना दिया उसने m को। भाई m जब नेगेटिव आ जाए तो रियल इमेज बनेगा। अब यहां पर एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा था पिछले साल। वो कहता सर एक तो आप कह रहे हो v इंफिनिटी, यानी स्क्रीन को मैं इंफिनिटी पे रखूं, आप ही रख के दिखा दो सर, मैं तो रख नहीं सकता, इन्फिनिटी पे कैसे रखेंगे? तो प्रैक्टिकली बात इसका मतलब होता है नो मैटर हाउ मच फार अवे यू गो, जितना मर्जी दूर चले जाओ, आप जब भी उस वहां पर स्क्रीन रखोगे तो आपका इमेज रियल बनेगा, क्योंकि एम की वैल्यू माइनस में है। ये मतलब है इसका। गॉट इट? सो एम माइनस में आया, और ऊपर से इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का मतलब एम का फार्मूला क्या था? ये था सर एम का फार्मूला, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज। वही जब एम ही इंफिनिटी हो गया, इसका मतलब इमेज इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज का आंसर इंफिनिटी, मतलब इमेज इज मच 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 मैग्नीफाइड। आप ऐसे लिखोगे वेरी लेट मैग्नीफाइड। कैसे बताया था टीचर ने? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा
इमेज पीछे होता चला जाएगा और साइज में बड़ा होता जाएगा। और ये कब तक जारी रहेगी बात? जब तक ऑब्जेक्ट बढ़ते बढ़ते एफ के ऊपर तक आ जाए। एफ से आगे नहीं निकलना चाहिए। तब एफ से आगे निकलते ही, अब मैं आपको दिखाऊंगा अगले केस में, इमेज रियल रहेगा ही नहीं। तो अब हमने ये फोर्थ केस भी याद करना है, जो कर लिया हमने, उसका चार्ट बनाते हैं। क्या बना बेटे? इफ, ध्यान से देखो, u is equal to f, then image is अल्फाबेटिकली लिखते हैं। रियल था r, इन्वर्टेड था yes, मैग्निफाइड भी था, तो इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, रियल। लेकिन इस केस में टीचर देखो m को डबल शो कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हो ये एक तरह से मैग्नीट्यूड है। इन्वर्टेड वेरी वेरी मैग्निफाइड रियल, इन्वर्टेड वेरी वेरी मैग्निफाइड रियल। ये इसका मतलब है। चार कंडीशनें करा दी, एक रह गया बेटे हमारा, उसको भी हमने डिस्कस कर लेना अभी। ओके, चलो शाबाश। अब उसको डिस्कस करने का मतलब, सर आप इसका मतलब 15 भी डिस्कस कर चुके हैं, 10 भी कर चुके हैं, आप यू को 5 ले रहे हो, मतलब फोकल लेंथ से भी छोटा ले रहे हो। बेटे ये तो लास्ट वाला केस करना ही है। जो बच्चा क्लास छोड़ना चाहता है छोड़ सकते हैं, बाकी को मैंने आज ही कराना है बस। बस आज ही से इसको मैं बार बार दोबारा नहीं ड्रा करूं, नहीं तो फिर लास्ट केस आपको खुद, एक केस रह गया, आप कर लो 2 मिनट के लिए। लो शाबाश। तो हमने क्या देखा? u इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बस लगा दो फार्म। एक बहुत से बच्चे ना डाटा पुट कर देते हैं, फार्मूला नहीं लिखते। एक बात याद रखें, मैंने 7-8 साल सीबीएसई के पेपर चेक करे हैं, वो कहते हैं कि जो बच्चा बिना फार्मूले के डाटा पुट करता है उसका न्यूमेरिकल क्रॉस कर दो, चेक ही नहीं करना आपने, चेक ही नहीं करना, 0 मार्क्स लिख के आगे बढ़ो। फार्मूला पहले लिखना डाटा पुट करने से। तो आपने ये पुट करा बेटे, कितना पुट करा? 10। ओके, और यू ले लो, बस बी निकाल लो। और आपने देखा ये इसके लेफ्ट, बताओ माइनस बताओ, मैंने कोई गलती करी है इसमें? बताओ बताओ बच्चे, मैंने कोई मिस्टेक करी है? तो हाँ, ध्यान से देखो, फिर से देखो। नहीं, चलो मैं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, पहले कर। तो ये बन गया 1/10, और ये बन गया बेटे 1/5। अगर ऐसे सॉल्व करते हो तो एलसीएम में आया 10 और 1 - 2, तो v की वैल्यू कितनी आई बेटे? -10 आ गई। हैव यू नोटिस एक इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक ही लिखा हुआ था कुछ करके, बेटे v की वैल्यू इस बार नेगेटिव आई है पहली बार। हैव यू नोटिस v की वैल्यू पहली बार नेगेटिव आई है। जब नेगेटिव आई है तो इमेज इधर नहीं बनेगा, उधर बनेगा। कैच कर गए कि नहीं कर गए? यस या नो? और ऊपर से एक चीज और देखो, m को सॉल्व करते हैं तो v/u, v की वैल्यू कितनी? v की वैल्यू -10, u की वैल्यू -5। तो आपने क्या देखा? सर m2 आया, लेकिन एक खास बात नोट कर रहे हैं, इस बार प्लस में आया आपका पहली बार u, सॉरी m, तो मैग्नीफाइड बनेगा। लेकिन उधर को, जो उधर इमेज बनता है वर्चुअल बनता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। तो रूल क्या निकला? इफ u इज लेस देन f, इमेज विल बी, इमेज विल बी, ये पॉजिटिव में आया, इमेज विल बी वर्चुअल नॉट रियल।
ओके, तो क्या क्या पकड़े, ये पिछले, ये वाला थोड़ा सा पोर्शन पिछले न्यूमेरिकल का आ गया बेटा, ये वाला, इसको हम हटा दे। बस इसको मैं मेमोरी चार्ट बना देता हूँ, पीरियड पूरा हो गया हमारा, बस 1 मिनट चाहिए मैं। तो इमेज विल बी, देखो क्या बना, वर्चुअल, और ऊपर ही बनता है इरेक्ट और मैग्नीफाइड। देखो अल्फाबेटिकली लिखा है, इसको याद कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन फॉर वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मशीन फॉर वोटिंग, इसको क्या याद कर सकते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये देखो, ईयर के स्पेलिंग और डियर के स्पेलिंग, अब जो डियर के नॉर्मल स्पेलिंग होते हैं DEAR, और इसको ईयर के बना लो, EEAR होता है वैसे, तो आपको डिर इर याद कर अल्फाबेटिकली, डिर इर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है कि नहीं। चलो बच्चे, जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, यस बेटे कर, साइड पे कर, प्लीज वेव योर हैंड वंस अगेन, गिव मी द फीडबैक। Thank you to the students and more thank you to the teachers who have cooperated so well. शाबाश, इसका फोटो जरूर बनाना चाहिए बेटे एक बार।